मैं सतीश इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा हूं और सेकंड पेपर की सीरीज़ लेके चल रहा हूं। इससे पहले मैं जून 2012 का सॉल्व करा चुका हूं। अब दिसंबर 2012 के सेकंड पेपर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन से संबंधित है। भूस्खलन से संबंधित है। ऑप्शन ए है बेस्टिक शैल खंडों की ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती। ये पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी दिया है आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति। ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन सी देखिए जल संतृप्त शैल मलबे की धीमे से बहुत तेज गति। और ऑप्शन डी दिया है जल से संतृप्त शैल मलबे की धीमे प्रवाही ढलुआ पुंज। तो भूस्खलन किससे संबंधित है इसको आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में जो दिया है कि शैल खंडों की ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो दृष्टिगोचर होती है यानी दिखाई देती है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति। ठीक है, तो आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य गति, ये सही हो सकता है। क्या सही हो सकता है? यही सही लग भी रहा है क्योंकि ऑप्शन सी में जो है जल संतृप्त शैल मलबे की धीमे से तेज गति है, तो धीमे से जहाँ स्लो वाली बात आ गई है वो तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि द्रुत गति होती है भूस्खलन में, तेज गति होती है, तीव्र गति होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए धीमे प्रवाही ढलुआ पुंज दिया है डी वाले में, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ही सही है। तो भूस्खलन संबंधित है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति। तुलनात्मक रूप से शुष्क की बात यहाँ पे किया है, तो यानी भूस्खलन केवल जो है जब जो आर्द होता है या संतृप्त शैल उसी का ही नहीं होता है, अधिकांश भूस्खलन जो है शुष्क भी होते हैं। ठीक है, शुष्क भी होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ आपको बताना है कि कौन सा युग्म देखिए निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप महाद्वीप का कौन सा युग्म नहीं है, कौन सा युग्म नहीं है या सही नहीं है, यहाँ पे ये होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए है अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, तो ये बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। और देखिए आगे है गोबी मरुस्थल, गोबी केंद्रीय एशिया मंगोलिया चीन के आसपास वाला क्षेत्र, भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही हो गया। अब सोनोरन मरुस्थल दिया है, सोनोरन मरुस्थल ये दे दिया है पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया दिया है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको का जो प्रायद्वीप है वहाँ पे पाया जाता है सोनोरन मरुस्थल। तो ये पश्चिमी एशिया दिया है, और कौन सा युग्म सही नहीं यही, तो यही गलत हो जाएगा। अब देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत, अंतः समुद्री कैनियन के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से निम्नलिखित में थे। कौन प्रतिपादक पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादक में से कौन निम्नलिखित में था? तो डेली है, डाना है, सैलिस है, ग्रेगरी है। तो इसका जो सही आंसर है अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से डेली थे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डेली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पैन प्लेन, पैन प्लेन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पैन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है?
ऑप्शन ए दिया है नदी चक्र के वृद्धावस्था में निर्मित समतल पृष्ठ, ऑप्शन बी दिया है पवन अपरदन द्वारा निर्मित समतल पृष्ठ, ऑप्शन सी दिया है समुद्री क्रिया द्वारा निर्मित समतल मैदान, और ऑप्शन डी दिया है बाढ़कित मैदानों से निर्मित मैदान, बाढ़कित मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान। तो पैन प्लेन शब्द जो है वो बाढ़कित मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान है, पैन प्लेन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाढ़कृत मैदानों से जुड़ने से निर्मित जो मैदान होता है, बाढ़कृत मैदान आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो निर्मित मैदान होता है उसे कहा जाता है पैन प्लेन, उसे पैन प्लेन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 4 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है। क्या कहा है कि अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन, घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है सन्निहर्षण, ऑप्शन बी दिया है अपघर्षण, ऑप्शन सी दिया है संक्षारण, ऑप्शन डी दिया है अधःखनन। तो घोल द्वारा पदार्थ का अगर अवनयन हो रहा है उसको संक्षारण कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में, यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाए, कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य। तो देखिए परावैगनी दिया है, सूक्ष्म तरंगे दिया है, एक्सरे दिया है, टेलीविजन तरंगे। तो इसमें देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो हो जाएगा आपका एक्सरे तरंगे का, यानी सी पहले हो जाएगा। तो सी देखिए एक ही में है ही। फिर दूसरे पे हो जाएगा सी, यानी परावैगनी तरंगे हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा, यानी बी, फिर लास्ट में डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में डी हो जाएगा टेलीविजन तरंगे। ठीक है, तो सी ए बी डी, ये सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य इस ऑप्शन में एक्सरे की है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है टेलीविजन तरंग की है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य टेलीविजन तरंग की है। ठीक है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा, देखिए इसको यूजीसी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन सही फॉर्म नहीं किया गया था, सही बनाया नहीं गया था। तो इसको आप लोग जो है इसको ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, ये डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में, ध्रुवीय जेट धारा या पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि सत्य नहीं है, यानी 3 कथन सत्य है, एक ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। तो देखिए पहला दिया है कि ग्रीष्म काल में यह उत्तर की ओर गतिमान होती है, तो ये तो सही है, जो ध्रुवीय जेट धारा है ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर गतिमान होती है, सही है। यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है, ये भी बिल्कुल सही है, सतही तूफान के परिसंचरण को ये ऊर्जा देती है, तो बी भी सही हो गया। ऑप्शन सी दिया है इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है, तो ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है, ये भी सही है। अब आगे डी दिया है कि इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, तो यही गलत हो जाएगा, यानी यही सी का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी यही पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, क्योंकि इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक नहीं होता है जेट स्ट्रीम का, जेट स्ट्रीम का वेग शीतकाल में अधिक होता है, तो ग्रीष्म काल में अधिक दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा 8वां का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में, पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है।
यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे कितनी अधिकतम जलवाष्प हो सकती है। ठीक है, तो 4%, 10%, 30%, 50%। तो अधिकतम जलवाष्प देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4% हो सकती है। कहीं कहीं आपको 5 भी मिल जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ये 4 बिल्कुल सही है, अधिकतम 4% हो सकती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह में फलीभूत होता है। कि प्रति चक्रवात जो होता है, देखिए चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, क्योंकि केंद्र में न्यून वायुदाब होता है। हाँ, केंद्र में न्यून वायु और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं क्या होती हैं, केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कि प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह में ऊर्ध्वाकार का ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है। ऊपरी दिक् परिवर्तन, ऊपरी रूपांतरण, और तीसरा दिया है ऊपरी एवं सतही दिक् परिवर्तन, और चौथा दिया है सतह पर रूपांतरण और दिक् परिवर्तन। तो ऊर्ध्वाकार की बात किया है, प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार। तो इसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए दिया है, द वर्टिकल एयर फ्लो इन एन एंटीसाइक्लोन रिजल्ट इन। देखिए डाइवर्जन एलॉफ्ट, ऊपर की तरफ, एलॉफ्ट मतलब होता है कन्वर्जन एलॉफ्ट, और डाइवर्जन बोथ एलॉफ्ट एंड द सरफेस, कन्वर्जेंस एट द सरफेस एंड डाइवर्जेंट एलॉफ्ट। तो कह रहा है कि इसमें कि वर्टिकल एयर फ्लो इन एंटीसाइक्लोन रिजल्ट, जो एयर फ्लो होता है वर्टिकल एंटीसाइक्लोन में, यानी सतह पे क्या होगा एंटीसाइक्लोन में सतह पे होगा कि केंद्र में उच्च वायुदाब होगा और हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलेंगी। ठीक है, लेकिन जो है वही उच्च वायुदाब के ऊपर की तरफ क्या होगा, उच्च वायुदाब के ऊपर क्या होगा, सेम उसी तरह ऊपर क्या होगा, तो वहाँ कन्वर्जेंट एलाफ्ट होगा, जो पृथ्वी पर होगा जस्ट उसका उल्टा क्षोभ मंडल के आसपास होगा। ठीक है, क्षोभ सीमा के आसपास होगा, जहाँ पे चलती हैं आपके जेट स्ट्रीम चलती है, तो उसी के आसपास कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। देखिए यानी मान लीजिए ये सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन की स्थिति होगी वो केंद्र से बाहर की तरफ हवाओं के जाने की होगी, लेकिन यही जो है, यही सतह से ऊपर जो है यहाँ पे एंटी साइक्लोन नहीं, क्योंकि एंटी साइक्लोन अगर सतह पे है तो यहाँ पे साइक्लोन वाली स्थिति होगी, यहाँ पे बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं आएंगी, तो यह क्या होगा, कन्वर्जन एलाफ्ट होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, कन्वर्जन एलाफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रति चक्रवात में जैसे ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है, तो ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह की बात किया है, अगर ये अपने सतह की बात करता, ठीक है, तो डाइवर्जन एलाफ्ट तो हो जाता, लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बात किया है तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन एलाफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब हिंदी में दिखा देते हैं आप लोगों को इसको। देखिए प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है, तो यहाँ ऊपरी रूपांतरण या इसे कन्वर्जन एलाफ्ट आप कहे थे, कन्वर्जन एलाफ्ट, ठीक है, कन्वर्जन एलाफ्ट कहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है। देखिए सर्वनिष्ठ लवण कौन है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है, सोडियम नाइट्रेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, कैल्शियम नाइट्रेट दिया है। ये पुराना क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है। तो समुद्र सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण कौन है, सोडियम क्लोराइड है।
NaCl जिसे आप कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जल चक्र में वाष्पीकरण के एकदम पहले क्या आता है? भाई वाष्पीकरण कैसे होता है? तापमान के कारण। एकदम साफ साफ इसका आंसर है। ठीक है, मेघ दिया है, अवक्षेपण दिया है, ताप है, संघनन है। तो वाष्पीकरण के एकदम पहले क्या आता है? ताप आता है। तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, समान समाजी। तो इसका सही आंसर 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खास श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में निम्नलिखित में से कौन आता है? पोषण स्तर 1 में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, या मांसाहारी आता है, मुख्य उपभोक्ता आता है, पादप आता है? तो पोषण स्तर 1 में देखिए पादप आता है, जिसे आप उत्पादक कहते हैं। तो पोषण स्तर 1 में उत्पादक को सम्मिलित किया जाता है, जिसे या पादप जिसे कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन सिंक के रूप में कौन जाना जाता है? अंटार्कटिका जाना जाता है, या सवाना जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को जाना जाता है। सॉरी, तो कार्बन सिंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन दिया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को ही ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी निश संकेत करता है, या इकोलॉजिकल नीचे जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ये संकेत करता है, पूछा है। तो पहला दिया है कि मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतर किया, मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतर किया। दूसरा दिया है पारस्परिक व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका। तीसरा दिया है मनुष्य तथा पौधों की अंतर्निर्भरता, मनुष्य उपयोग में से क्यों नहीं है? देखिए मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया गलत है, यहाँ भी मनुष्य तथा पौधे की अंतर्निर्भरता गलत है, उपयोग में एकदम, मतलब कि आप थोड़ा से भी अगर ध्यान देंगे उसको आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। नीचे किसका संकेत? पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका, पारस्परिक व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका पारसी नीचे का संकेत करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह अवधारणा प्रतिपादित की है? कौन? वर्तमान भूत की कुंजी है। निम्नलिखित किसने यह अवधारणा की कि वर्तमान क्या है? भूत की कुंजी है। तो बफन है, हट्टन है, लेल है, प्लेफियर है। सब लोग इसका क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, बहुत बेसिक सिद्धांत है, हट्टन महोदय का है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है किसका है? हट्टन का। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रिटर के अनुसार इस उपागम को कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं? रिटर के अनुसार इस उपागम की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, क्षेत्रीय, उद्देश्यवादी, स्थानिक। तो उसको कहा जाता है कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, इसको कहा जाता है रिटर के अनुसार उद्देश्यवादी, टेलियोलॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उद्देश्यवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि हर्टशोर्न के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर, हर्टशोर्न के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की? भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा के निर्धारित की। ब्लास दिया है, स्लूटर है, रेडजेल है, रिस्थॉफेन है। तो हर्टशोर्न कह रहे हैं कि आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की? इसका सही जो आंसर है वो है आपका रिस्थॉफेन, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिस्थॉफेन। रिस्थॉफेन को ही हर्टशोर्न ने कहा था कि आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर
अरिस्टॉफेन के कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अरिस्टॉफेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? गेडीज ने, जेफरसन ने, हंटिंगटन ने, ब्रून्स ने। तो ये बहुत ही फेमस है, पुराना में भी आ चुका है, पुराने पेपर में देख रखा गया है। हंटिंगटन महोदय इसका सही आंसर है। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? तो हंटिंगटन महोदय ने जोर दिया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, यह विचार कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ की चादर से आच्छादित था, की वैधता स्थापित करने का श्रेय वैधता सामान्यतः किसे दिया जाता है? कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ की चादर से आच्छादित था, कि वैधता स्थापित करने का श्रेय समानतः किसे दिया जाता है? तो देखिए, अगासिस दिया है, रामसे दिया है, ज्यूक्स दिया है, पेंक दिया है। तो जो स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है संबंध, वो है आपका अगासिस। ये आपका एक बार और पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में शायद मैं बताया था ऐसा ही कुछ। तो ये क्वेश्चन दोहराया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 20 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। फॉन्ट को छोटा करते हैं। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यही कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखिए कथन क्या है, महासागरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या अधिक वर्चस्व रहता है। कि महासागरों, सॉरी पढ़ दिया, महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है। तो सही बात है, जो महानगरों में जो है वयस्क जो पुरुष होते हैं उनकी जनसंख्या अधिक रहती भी है। और कारण दिया है क्या, कि प्रवास आयु तथा लिंग चयनात्मक होता है। भाई आयु चयनात्मक हुआ तभी तो महानगरों में वयस्क पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। लिंग चयनात्मक हुआ तभी तो पुरुषों की संख्या अधिक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 60% के थोड़ा सा भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों यानी 60+ की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित के बीच पड़ता है। भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित के बीच पड़ता है। ये 2011 के नंबर। देखिए हमको ये जो है लगभग 8 से 10% के आसपास या 8% के आसपास, 8 से 9% के आसपास मिलता है। तो इसमें 8 देख लीजिए, 2 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 15 है। तो इसका सही आंसर देखिए डी हो जाएगा। किसी के अंतर्गत आ रहा है। भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत किसके बीच पड़ता है? तो 5 से 10 के बीच पड़ता है। इसका सही आंसर 22 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? देखिए, भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव कौन करती है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी और नगरी से ग्रामीण। तो भारत में देखिए, जो लड़कियों की शादी होती है तो एक गांव से दूसरे गांव में अक्सर होती है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है ही अभी भारत में। लगभग 70%, मोटा आप ले लीजिए, लगभग 70% गाँव में जनसंख्या निवास करती है, 30% शहरों में। तो जो लड़कियों की शादी होती है तो वो एक गांव से दूसरे गांव अपने ससुराल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण अधिकतम होता है प्रवास।
तो ये सही हो गया। इसका सही जो आंसर होगा कि भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव कौन करता है, अनुभव करती है, तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक अनुभव करती है, भारत की बात है। चलिए 23 चलिए 24 देखते हैं। 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रेक्षित 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित कौन सा व्यक्त करता है? सन नगर है कि नगर क्षेत्र है कि विश्व नगरी या मेगालोपोलिस या वास्य नगरी एक्यूमिनोपोलिस। तो प्रक्षेपित नगरी या विश्व सार्वभौमिक शहर को यहाँ पे वास्य नगरी या एक्यूमिनोपोलिस व्यक्त करता है। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमिनोपोलिस इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो एक्यूमेनोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था वो डक्सियाडेस ने किया था, या डक्सियाडेस जिसे आप कहते हैं। तो एक्यूमेनोपोलिस, जो एक्यूमेनोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इनका एक मॉडल भी है। वो भावी जो नगर हैं या प्रक्षेपित नगर हैं तो उसका स्वरूप कैसा होगा, ये इसका उल्लेख डक्सियाडेस ने अपने मॉडल में किया है। डक्सियाडेस, जैसे इसका इनका नाम है विद्वान का डक्सियाडेस, लिख देता हूँ मैं आपको ऐसे, डक्सियाडेस। ठीक है, तो डक्सियाडेस महोदय ने सर्वप्रथम एक्यूमिनोपोलिस शब्द का प्रयोग भी किया था। एक्यूमिनोपोलिस शब्द का प्रयोग डक्सियाडेस महोदय ने किया था, एक्यूमिनोपोलिस शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी के अंत तक जो प्रक्षेपित नगरी या सार्वभौमिक शहर को कौन व्यक्त करता है, तो वास्य नगरी या एक्यूमिनोपोलिस, इस शब्द का प्रयोग डक्सियाडेस महोदय ने किया था, एक मॉडल बनाया था उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? तो यादृच्छिक पूछा है, रैंडम पूछा है, तो रैंडम के लिए देखिए एकदम पूरी तरह से याद रखिए कि 1 हो जाएगा रैंडम के लिए। यादृच्छिक वितरण इंगित करता है तो उसकी आर्यन वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए दिया है, समुचित प्रतिस्थापन खोजने की क्षमता, विनाश की संभाव्यता, अधिक उत्पादन की क्षमता, अनिशेषणता। देखिए जो संसाधन की तनन क्षमता है वो अधिक उत्पादन की क्षमता को इंगित करती है। संसाधन की तनन क्षमता क्या इंगित करती है? अधिक उत्पादन की क्षमता इंगित करती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये वान थ्यूनेन महोदय के मॉडल से दिया गया है। देखिए कहा गया कि वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो देख लेते हैं, हम लोग मिला लेते हैं। देखिए क्या क्या है कि बाजार बाग ए में है, बाजार बागवानी है एवं ताज़ा दूध है, ईंधन एवं काष्ठ है, गहन फसली खेती है। तो दूसरे में ईंधन एवं काष्ठ को पहले कर दिया है जो बिल्कुल गलत है, और गहन फसली खेती पहले पे है, गलत है। बाजार बागवानी ताज़ा दूध ये तो ठीक है, और गहन फसली दूसरे पे कर दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गहन फसली खेती के बाद दूसरे पे, तो पहली पेटी देखिए बाजार में ताज़ा दूध है, दूसरे पे कास्ट है, फिर तीसरे पे गहन फसली खेती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 देखिए 28 संसाधन सृजन किसका परिणाम है? संसाधन सृजन किसका परिणाम है? प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया का, विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया का, विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया का, विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं की।
सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक अलग अलग दिया है। और ऑप्शन ए में देखिए दिया है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया। प्राकृतिक संसाधन सृजन किसका परिणाम है, तो यही इसका सही आंसर हो जाए प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया। ठीक है, प्राकृतिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देखते हैं। देखिए 29 में है कि ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या है। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या है, परिवहन है, भंडारण है, अपशिष्ट सामग्री निपटान है, रूपांतरण। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए परिवहन है, भंडारण है और रूपांतरण, ये तो उसी प्रक्रिया में आ गया। और लास्ट प्रक्रिया क्या हुई अंतिम में, अवशिष्ट सामग्री का निपटान। वही पूछा भी है कि ऊर्जा संसाधन उपयोगी प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है तो अवशिष्ट सामग्री का निपटान। भाई परिवहन करेंगे, भंडारण करेंगे, उसका रूपांतरण करेंगे तो भाई अंतिम तो हुआ नहीं, लेकिन अवशिष्ट सामग्री का निपटान ये उसकी अंतिम प्रक्रिया हो जाएगी, अंतिम अवस्था है। चलिए यानी 29 का क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क मॉडल को विकसित किया है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ, पुराने पेपर में पूछा जा चुका है, फिर आ गया है। देखिए ऑप्शन ए दिया है डिसूजा एंड पार्टर, ऑप्शन बी दिया है ब्राउन एम बेसी, ऑप्शन सी दिया है मेडल सियर्स एम रोस्टो, ऑप्शन डी दिया है टाफे मारीगोल्ड। तो परिवहन जो मॉडल है, परिवहन नेटवर्क मॉडल है, देखिए दिया ना, निम्नलिखित किसने अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया, तो टाफे मारीगोल्ड महोदय ने, ये तीनों मिलके अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन मॉडल का विकास किया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, दोहराया जा सकता है क्वेश्चन को फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने किया था। जेम्स हटन की पैटर्न में क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह पूछता है जैसे वर्तमान भूत की कुंजी है, तो उसी तरह इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा प्रस्ताव किसने लिखा था, तो मैकेंडर महोदय ने रखा था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि चिली की आकृति के अनुसार, चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है। चिली का मैप देखिए आप जाके, साउथ अमेरिका वाला, उसमें चिली का मैप देखें तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। खंडित है, खंडित लंबाकार है, सहत लंबाकार। जब आप मैप देखेंगे चिली का तो शुरुआत में सतत रहेगा, लेकिन दक्षिण की तरफ आते आते वो खंडित हो जाता है। तो खंडित भी है और लंबाकार भी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि चिली अपनी आकृति के अनुसार खंडित और लंबाकार में आता है। तो 32 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है। मृत्यु दर, मानवीकृत मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा दर। तो कह रहा है कि वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों में जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में, जो प्रथम वर्ष में बच्चों मरने वाले बच्चों की संख्या, वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सॉरी, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है शिशु मृत्यु दर। सी हो गया था, सही आंसर 33 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 34 का, कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सही है। 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम यहाँ देखना है, यानी बढ़ते से घटते की क्रम की तरफ आना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो केरल में सबसे अधिक है, तो इसमें भी केरल है। फिर उसके बाद दूसरे पे मिजोरम है,
तो मिजोरम इसी में, यानी यही आंसर सही हो गया। और तीसरे पे देखिए यहाँ पे गोवा है और चौथे पे त्रिपुरा है, तो इसका कोई आंसर सही तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर दो को ध्यान में रखा जाए तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा और गोवा में गोवा की जो है साक्षरता दर अधिक है। गोवा की लगभग 88 है और त्रिपुरा की उससे 87.75 है। 88 कुछ आपका त्रिपुरा की है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 में क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है, तो गहन खेती है, स्वच्छंद उद्योग है, खनन एवं उत्खनन है और स्थानांतरित कृषि है। तो निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है, तो गहन खेती, स्वच्छंद उद्योग और खनन का उत्खनन और स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है जनजातीय द्वारा की ही जाती है, अभी भी की जाती है, पहले से की जाती है। झूम कृषि हो गया, अलग अलग मिल्पा है, वे है, रोका है, अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पे जाना जाता है। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है। कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है। ऑप्शन ए दिया है कि उच्चावच मृदा अपवाह, ऑप्शन बी दिया है वर्षा ऋतु, तापमान, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है वनस्पति, मृदा तथा भूमिपोग, ऑप्शन डी दिया है उच्चावच भूमिपोग, निवल बोया क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। योजना आयोग जो प्रस्तावित किया था कृषि जलवायु क्षेत्रों में, उसमें आधार वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र को देखता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 36 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है। ऑप्शन दिया है आकारी या समांगी क्षेत्र, ऑप्शन बी कार्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी एकल उद्देश्य क्षेत्र, ऑप्शन डी प्राकृतिक क्षेत्र। तो जो महानगरीय क्षेत्र है वो कार्यात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कार्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, फंक्शनल रीजन जिसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। निम्नलिखित में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन ए दिया OH के स्पेट, ऑप्शन बी दिया LD स्टैम्प, ऑप्शन सी दिया है RL सिंह, ऑप्शन डी दिया है RP मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो RP मिश्रा है। RP मिश्रा महोदय ने भारत को नियोजन प्रदेश में विभाजित किया था और सारे विद्वान थे, VLS प्रकाश राव भी थे, अलग अलग विद्वान थे। तो इसमें जो ऑप्शन है RP मिश्रा जी का, तो सही आंसर हो जाएगा 38 का डी RP मिश्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था। प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व किस योजना में, पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना आप कब से कब चली थी भाई। पहली तो हो गया 51 से 56 हो गया, दूसरा 56 से जो है 61 हो गया, 61 से तीसरी क्या हो जाएगी 61 से 66 हो जाएगी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 39 का सही आंसर सी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का संगठक नहीं है। शाश्वत विकास का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि संगठक नहीं है कौन सा, तो अंतःपीढ़ी रूपांतरणता पहला ऑप्शन है, और दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है अंतः प्रादेशिक रूपांतरणता,
और चौथा है अनिष्टमेत्तर संसाधन उपयोग। ठीक है, तो शाश्वत विकास का संगठक कौन नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, अंतःपीढ़ी स्थानांतरणता तो है भाई। हम लोग सतत विकास में, संसाधन के यूज में, यही उसके प्रयोग में यही हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, यही प्रयास करते हैं कि जो हमें संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी प्रदत्त हो, उसे मिले। ठीक है वो ख़त्म न हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। संगठक पूछा नहीं है तो ये तो है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय भाई सभी को जो है संसाधन की उपलब्धता हो, किसी को संसाधन की उस तरह से अपने, जैसे कोई प्रदेश हो गया उस क्षेत्र में आदान प्रदान के द्वारा, सामाजिक न्याय के द्वारा उसको संसाधन मिलता रहे, संसाधन का प्रयोग वो आसानी से कर सके, उचित मूल्य दे के, चाहे जैसे किसी भी तरह से, तो सामाजिक न्याय तो रखता है। अंतः प्रादेशिक स्थानांतरणता वही है, अभी स्थानांतरण की बात हम लोग किए भी है। अंतः प्रादेशिक स्थानांतरण, जैसे कि किसी प्रदेश में किसी चीज़ की कमी है तो उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसी चीज़ की कमी है तो एक दूसरे का आयात निर्यात करके वो अपना प्रयोग, वो अपना जो है जीविका, अपनी जो व्यवसाय है वो चला सकते हैं। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि संगठक नहीं है तो यही संगठक नहीं है। इष्टमेत्तर, इष्टमेत्तर होता है संसाधन उपयोग, लेकिन यहाँ अनिष्टमेत्तर दिया संसाधन उपयोग, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो 40 का सही संगठक नहीं है, तो ये डी वाला संगठक नहीं है इसका। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 देखिए 41 है कि 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय की शंकुधारी वन की मुख्य स्पेसीज है। जो शंकुधारी वन है वो 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। उसमें मुख्य स्पेसीज कौन कौन की हैं, देखिए ऑप्शन ए दिया है सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस, और ऑप्शन भी दिया है सागौन साखू। ऑप्शन सी दिया है सैंडलवुड था रोजवुड। ऑप्शन डी दिया है ओक, चेस्टनट, चीर, चील। ठीक है, तो जो शंकुधारी वन है उसमें सीडार आता है, पाइन आता है, साइन आता है, सिल्वर फर आता है, स्प्रूस आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच जो हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पेसीज है वो सीडार है, पाइन है, साइन है, सिल्वर है, फर है, स्प्रूस है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 41 का सही आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सब लोग ही कर लेंगे। बुंदेलखंड पठार देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड दिया है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिया है। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। दो राज्यों में समाविष्ट है इसके हिस्से। इसका सही आंसर 42 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान विश्व के सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है, यानी सबसे जो ठंडा से साइबेरिया में पड़ता है सबसे ठंडा स्थान, और सबसे दूसरे स्थान पे वो भारत में ही है पूरे विश्व में। तो ये द्रास है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में ही दिया है मनाली, टनगमाना दिया है, लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा द्रास हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे ठंडी आवासीय स्थान द्वितीय श्रेणी में आता है तो द्रास, इसका सही आंसर द्रास हो जाएगा। 43 का ए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र जितना है उसमें अधिकतम प्रतिशत नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश है। नहर सिंचाई के अंदर अधिकतम प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंजाब हरियाणा दिया हुआ नहीं है ये ऑप्शन में, तो उसमें देखा जाता है कि क्या सही आंसर हो सकता है।
इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश, लगभग 30 के आसपास, 30% के आसपास आता है। ठीक है, नलकूप सिंचाई भी इसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती हैं? कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से, अच्छा सिंधु नदी घाटी से कहा है, तो सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती हैं? तो इसको आपको बताना पड़ेगा। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, वृहद हिमालय श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी है। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी में कौन सी श्रेणियां पृथक करती हैं? चलिए बताइए। कश्मीर घाटी सिंधु नदी घाटी से, यहाँ क्वेश्चन पूछा है सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती हैं? सिंधु नदी घाटी से पूछा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कश्मीर घाटी है, इसके उत्तर में है बृहद हिमालय श्रेणी और दक्षिण में है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। बृहद हिमालय श्रेणी थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि कश्मीर घाटी को दिया है ना। चलिए कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियाँ पृथक करती हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, वृहद हिमालय श्रेणी। तो यहाँ पीर पंजाल अगर श्रेणी हो गई, यहाँ कश्मीर घाटी, ये यहाँ पूछा है कि सिंधु नदी घाटी से, मान लीजिए यहाँ सिंधु नदी घाटी से है, सिंधु नदी घाटी यहाँ, सिंधु नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ की अगर बृहद हिमालय की श्रेणी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी से पृथक करती है। ठीक है, फिर दक्षिण में है ये पीर पंजाल श्रेणी, दक्षिण में आ जा रही है। हाँ, पीर पंजाल श्रेणी दक्षिण में आ जा रही है। इसका सही आंसर सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से सी का आंसर होना चाहिए। ठीक है, 45 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने में उपयुक्त है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने में उपयुक्त है? तो रेखा ग्राफ है, पाई आरेख है, हिदर ग्राफ है, त्रिभुजीय आरेख है। इसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को, तो सीधी सी बात है पाई आरेख इसका सही आंसर हो जाएगा। पाई आरेख, पाई डायग्राम, तो इसका सही 46 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है? वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है? देखिए प्रतिमापरक मॉडल है, सदृश्य मॉडल है, एनालॉग मॉडल जिसे कहते हैं, और प्रतीकात्मक मॉडल है और ग्राफी मॉडल है। तो जो वितरण की बिंदु पद्धति है वो सदृश्य मॉडल का संकेत करती है, सदृश्य मॉडल या एनालॉग मॉडल जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सही 47 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसरण की यानी विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? डिस्पर्सन का तुलनात्मक माप क्या है भाई? मानक विचलन है, चतुर्थक विचलन है, विचलन गुणक है या परिसरण है? तो बताइए कौन सा है विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? चतुर्थक विचलन या विचलन गुणांक? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा
विचलन गुणक, ठीक है, विचलन गुणक इसका सही आंसर हो जाएगा। विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? विचलन गुणक। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मानचित्र को RF 1/5500 पर बनाया जाता है, तो यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रातिनिधिक अंश सम्मिलित होंगे? भाई कह रहा है कि 1/5500 है, सॉरी 5500 है इसका RF। अब इसको आधा कर दिया जाए, मानचित्र को छोटा करके आधा कर दिया जाता है। छोटा कर दें तो इसका क्या हो जाएगा? जो मानचित्र छोटा होगा उसकी मापनी बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब 1/55,000 में 1/2 का गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, 1/55 दूना क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11,000। तो यही हो जाएगा इसका सही हो जाए आंसर। छोटा करके आधा किया जाता है, यानी 1/2 का आप क्या कर देंगे? उसमें गुणा कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1/11,000। ठीक है। मानचित्र को छोटा जब करेंगे तो उसकी मापनी बढ़ जाएगी, संख्या में उसकी मापनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सीधी बात। तो अब छोटा करके आधा करने के बाद 1/2 से आप गुणा कर दीजिए। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कहा है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। जो नासा है भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। तो नासा अमेरिका की एजेंसी है वो, तो ये भारत की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये तो सही नहीं है क्योंकि इसरो भाई यहाँ पे है। तो दूसरा दिया है नासा डिकोडेड डेटा NNRMS को भेजती है। कह रहा है नासा डिकोडेड NNRMS को भेजती है, जिसकी गतिविधियाँ विभिन्न अस्थायी समितियों द्वारा मार्गदर्शित होती हैं। तो NNRMS का मतलब आप लोग समझते हैं। NNR से देखिए नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए जो है आपका NNRMS ये है। तो एन से हो गया नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो NNRMS ये जो है भारत की जो संस्था है, कह रहा है कि नासा डिकोडेड डेटा NNRMS को भेजती है, जिसकी गतिविधियाँ विभिन्न अस्थायी समितियों में मार्गदर्शित होती है। तो ये भी गलत है। नासा इसको क्यों भेजेगी भाई बार? तो नहीं भेजती है। नासा यहाँ पे कह रहा था कि नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। नहीं, इसरो है यहाँ पे। तो न तो एक सही है इसमें, न तो दो सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए न तो एक सही है न दो सही है, तो 50 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं पूरी तरह से। ये कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हौसला बढ़ता है थोड़ा सा। चलिए वीडियो आपका अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।